हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका जो एग्जाम है वह 26 दिसंबर से स्टार्ट है। 26 दिसंबर 2023 को आपका पहला पेपर यानी कि शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन, ये आपका फर्स्ट पेपर 26 तारीख को है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। यानी कि अगर आपकी अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, कोई तैयारी नहीं हो पाई है और आप सिर्फ आज का ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली पूरा पेपर आपका यहीं से हल हो जाएगा। कहीं भागने भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम पूरे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कल हमने टॉप 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आपको कराए थे, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, और यानी कि जितने क्वेश्चन आंसर कराते हैं वो देख लीजिए, प्लस आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जाम आपका 26 दिसंबर को है और इस बार एग्जाम बहुत जल्दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है क्योंकि पिछली बार एग्जाम मार्च और अप्रैल में हुआ था। ठीक है, मार्च अप्रैल की डेट थी, इस बार 26 दिसंबर यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डिफरेंस कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम है मापन और मूल्यांकन। कल जिन स्टूडेंट्स ने कल की वीडियो देखी होगी उनको मापन और मूल्यांकन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि फुल सब्जेक्ट को कवर करना है, रिविजन करना है फास्ट। देखिए, मापन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जीवन के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ समाप्त होती है। कैसे? जैसे ही आपका जीवन शुरू हुआ, जैसे ही आप धरती पर आए, आपका नाप तौल शुरू, कितने बजे बच्चा पैदा हुआ है, वजन कितना है, ठीक है, हर चीज उसकी मेजर करना शुरू कर दी। ओके, और अब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड देख रहे हैं कि मैं कितने पे जा रहा हूँ, मुझे कितनी डिस्टेंस तय करनी है, आपके पास धन कितना है, आप बीमार हुए, आपका टेम्परेचर कितना है, किचन में आप खाना बना रहे हैं, वहाँ पे सब्जी मसाला कितना डालना है ना, मिर्च धनिया ये सब सामान कितना कितना डालना है, यानी कि हर चीज़ का आप यहाँ पे मापन कर रहे हैं। ये भी मापन है, यह भी आपका मापन है, यह भी आपका क्या है, मापन है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मापन कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ के मापन क्या होता है। तो ये सब मापन के ही उदाहरण हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड में, तो एजुकेशन फील्ड में हम जब एक विद्यार्थी की योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निश्चित करते हैं। बालक की कितनी योग्यता है, ठीक है, मैथ्स में उसकी कितनी योग्यता है, यानी कि मैथ्स में 22 नंबर लेके आया, मैथ्स में उसकी योग्यता कितनी है, 22 नंबर की है। विशेषताएं क्या हैं, ये जब हम गणितीय इकाइयों में देखते हैं। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया है, ठीक है, पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, इसकी बुद्धि कैसी है, मैथ्स में कैसा है, हिंदी में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है। तो यहाँ पे आप गणितीय इकाइयों में उसकी योग्यता को देख रहे हैं, यही मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन का जो प्रारंभ है वो विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के नगर लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ था। कब हुआ था? विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। बात जर्मनी के नगर लिप्जिंग की है। आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है, यानी कि मानव के व्यवहार को परिवर्तित किया जाए। और डेफिनेटली एक शिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए, एक अशिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए। शिक्षित व्यक्ति का जो व्यवहार होगा वह अशिक्षित व्यक्ति से कई गुना बेहतर होगा, उसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। मानव व्यवहार में परिवर्तन किस रूप में किया जा रहा है कि वह ठीक दिशा में हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए मानव व्यवहार का मापन जरूरी है। यानी कि मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अब आप गलत चीजें सीख रहे हैं कि अच्छी चीजें सीख रहे हैं, ये भी तो देखना जरूरी है। सिर्फ परिवर्तन करने से मतलब नहीं है, परिवर्तन हमारा किस जो है डायरेक्शन में जा रहा है वो भी देखना है। इस चीज का, ये चीज जानने के लिए भी हमको मापन करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि जो हमारा जो शिक्षा हम दे रहे हैं, बच्चा जो ग्रहण कर रहा है वो ठीक दिशा में जा रहा है या नहीं। इसके लिए मेजर की आवश्यकता होती है। मानव की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को नियमों के आधार पर, प्रतीकों
अंकों या संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त करना ही मापन कहलाता है। मनुष्य की शारीरिक विशेषता कितनी है, उसकी मानसिक विशेषता कितनी है, इनको नियमों के आधार पर सिंबल्स है ना, डिजिट्स के माध्यम से प्रकट करना, ये क्या है, मापन कहलाता है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन मात्रा के रूप में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपके अंदर क्या गुण हैं इसकी ये जो है क्वांटिटी के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में, क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में। बालकों की उपलब्धि, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाना ही मापन है। बालकों की उपलब्धि जो है, उनकी जो अचीवमेंट है, उनके द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित किया गया है, जो भी स्किल्स उन्होंने सीखी हैं, इसका पता लगाना भी मापन कहलाता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, मापन और मूल्यांकन को एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मापन जो है वो मूल्यांकन का एक पार्ट है, मूल्यांकन का एक हिस्सा है अथवा उसकी प्रविधि है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना। भाई कोई वस्तु है, उसके अंदर किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इकाई में, किसमें, यूनिट्स में मूल्यांकन करना, जैसे मात्रा में, अंकों में, एवरेज में, परसेंटेज में, इस तरीके से उसको डिवाइड कर लेना, यही आपका जो है मापन कहलाता है। किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की बात हो रही है। जैसे अब यहाँ पे आपने देखिए, मापन में ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, ठीक है, और मूल्यांकन में ये पता चलता है कि वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ पे हम क्वालिटी देखते हैं। दोनों चीज़ को समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो मापन है, यहाँ पे आप क्वांटिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी, यानी मात्रा देख रहे हैं। 49 नंबर आए, बच्चे के 50 आए, बच्चे के 60 नंबर आए। यहाँ पे आप जो है उसकी क्वालिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्वालिटी। क्वालिटी में ये होता है बच्चा हमारा आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है या बिलो एवरेज है। ये आपने उसका क्या कर लिया, ये आपने उसका मूल्यांकन कर लिया। ओके, अब यहाँ पे कॉम्पेबल कहते हैं। कॉम्पेबल के अनुसार, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। रॉस कहते हैं कि मापन एक परिमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशन की प्रक्रिया है। इसमें क्वांटिटी चलती है और मूल्यांकन में क्वालिटी देखी जाती है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन होता है। कर्लिंगर कहते हैं कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। कुल मिलाकर के नंबर्स में देखना, ये आपका मापन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मापन के कुछ अंग होते हैं। क्या अंग होते हैं, मापन के मुख्य 3 अंग बताए गए हैं। वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, पहला अंग हो गया। विशेषता को मापने के उपकरण अथवा विधियां, यानी कि अगर हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक को माप भी रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करेंगे। वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता है, ये 3 चीज़ें जरूरी होती हैं किसी का मेजरमेंट करने के लिए। मापन के प्रकार क्या क्या होते हैं, देखिए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। सामान्यतः मापन के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका निरपेक्ष मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन, और फिर आता है इप्सेटिव मापन यानी कि इप्सेटिव मेजरमेंट। अब इन तीनों को समझते हैं कि निरपेक्ष में क्या होता है, सामान्यीकृत में क्या होता है और इप्सेटिव में क्या होता है। जो हमारा निरपेक्ष मापन है, निरपेक्ष मापन वह है जिसमें परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है। जो निरपेक्ष मापन है, इसका जो पैमाना है वो 0 से शुरू होता है। कहाँ से, 0 से शुरू होता है। शून्य से अधिक होने पर धनात्मक और शून्य से कम होने पर ऋणात्मक मापन होता है। अगर ये 0 है, हम प्लस साइड में जाएंगे, धनात्मक में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 से भी कम होगा तो फिर वो माइनस में चला जाएगा, है ना। मान लीजिए, जैसे अगर किसी उपलब्धि परीक्षण में छात्र को 0 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस विषय में छात्र की योग्यता 0 है।
इसका केवल ये अर्थ होता है कि छात्र उपलब्धि परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में असमर्थ है। क्यों? अच्छा, अब यहाँ पे ये बात सोचने वाली है, भाई अगर उसके मार्क्स 0 हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में अब कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो यहीं से 0 हो गया, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, ख़राब हो गया, वो है ना, उसके कुछ भी बस की नहीं है, कुछ नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे शून्य हुआ है, हो सकता है वह जीवन के दूसरे किसी फील्ड में जाकर के जो है टॉप बन जाए, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ ये है कि वो उपलब्धि परीक्षण के किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाया है, बस इतना है। ये निरपेक्ष मापन हो गया। सामान्यकृत मापन ये है, इस मापन में प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती। इस मापन के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी जो व्याख्या है वो गणितीय आधार पर नहीं हो सकती, क्योंकि इस मापन में परम शून्य होते ही नहीं है। जैसे अगर मोहन को अंग्रेजी में 60 नंबर और सोहन को 30 नंबर मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी विषय में मोहन की योग्यता सोहन की योग्यता से 2 गुनी है। ठीक है, वो 2 गुनी से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। भाई हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो योग्यता में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बात योग्यता की हो रही है, तो 2 गुनी से कम भी हो सकती है, अधिक भी। योग्यता की बात नहीं है, सिर्फ नंबर की बात हो रही है। नंबर भले उसके कम आए हैं, लेकिन हो सकता है उसके पास योग्यता उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के मापों की जो व्याख्या है वो सांख्यिकीय गणनाओं जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति मानों विचलन मान की सहायता से की जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है इप्सेटिव मापन। इप्सेटिव शब्द का जो प्रयोग है वो मापन के क्षेत्र में सबसे पहले रेमंड कैटल ने सन 1944 में किया था। इप्सेटिव शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रेमंड कैटल ने किया था। कब? 1944 में किया था। इसमें व्यक्ति या छात्र के सामने कुछ प्रश्न अथवा समस्या रखी जाती हैं। इसमें क्या होता है, छात्र के सामने कुछ प्रश्न या कुछ प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं और छात्र को उन्हें क्रम प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि अब ये जो प्रश्न है इनको आप एक सीक्वेंस दें, जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एक सीक्वेंस से फिट करें। अगर छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयता प्रदान करता है तो वह दूसरे कथन को यह वरीयता या अंक नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसको फर्स्ट पे सेट कर दिया। इस प्रकार के मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न यानी कि फोर्स्ड चॉइस आइटम कहा जाता है और इसके द्वारा मापन को इप्सेटिव मापन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के मापन में सभी छात्रों को 1, 2, 3, 4 आदि अंक प्रदान करने होते हैं, इसलिए सभी छात्रों के मध्यमान यानी m और मानक विचलन st समान होते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पूरी किताब ये आपको पढ़ानी है, पूरा रिवाइज कराना है। देखिए, मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होता है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो आप कम से कम आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी और आप एग्जाम में अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य की अगर बात करें यहाँ पे, तो मापन और मूल्यांकन से जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी प्राप्ति का ज्ञान होता है। ठीक है, जो भी उद्देश्य है, बालक अपने शिक्षा से संबंधित जो भी उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, बालक वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, है ना, ये मापन और मूल्यांकन के माध्यम से पता चल जाता है। इससे ये ज्ञात होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, यदि हुई है तो किस सीमा तक हुई है और इन फ्यूचर होगी कि नहीं होगी। मूल्यांकन केवल छात्र का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है। ठीक है, जो ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये टीचर के लिए भी है। कक्षा अध्यापन की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक कहाँ तक इफ़िशियंट है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात करें तो टीचिंग के उपरांत छात्र उपलब्धि का मापन एवं मूल्यांकन करना होता है और शिक्षण के उपरांत भाई आप टीचिंग हो गई, टीचर ने पढ़ा दिया, अब उसके बाद छात्रों ने कितना गेन किया, छात्रों का अधिगम कितना हुआ, जो टीचर ने पढ़ाया बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है, जिससे छात्र को स्वयं अपनी उपलब्धि और कमियों का भी ज्ञान हो जाता है। मापन एवं मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक दिशा निर्देशन दिया जा सकता है। आपने बच्चे का मापन और मूल्यांकन कर लिया,
ठीक है, आप समझ गए कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट इसका ख़राब है, तो उसके आधार पर आप उसको शिक्षा के क्षेत्र में इन फ्यूचर जाने की सलाह दे सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप जो है कौन सा सब्जेक्ट चुनें, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हैं और कौन सा व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं आप इंजीनियर में जा सकते हैं, आप जो है कि बायोलॉजी में अच्छे हैं आप डॉक्टर बन सकते हैं, या और भी चीज़ें जो भी व्यवसाय आप अपनाना चाहते हैं। इसके द्वारा किसी विद्यार्थी के विषय में भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना संभव है। आपने रिजल्ट देख करके उसके बारे में भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि जो है ये किस फील्ड में चला जाएगा, किस में ये बेहतर कर सकता है। कक्षा शिक्षण करते समय छात्रों को उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कुशाग्र बुद्धि के छात्र, सामान्य स्तर, मंद बुद्धि के छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए मापन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगर भाई हमारे क्लास में 17 बच्चे बैठे हैं तो अब हम एक एक बच्चे को तो नहीं पहचान पाएंगे कि कौन बच्चा इसमें प्रतिभाशाली है, कौन मंद बुद्धि है, कौन सामान्य है। तो उसके लिए हम मापन मूल्यांकन करके उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अलग कर लेंगे, जो एवरेज है उनको अलग कर लेंगे, जो जड़ बुद्धि है या मंद बुद्धि है उनको अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से मापन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मापन एवं मूल्यांकन का महत्व और उपयोगिता क्या है? देखिए, मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिक्षण के उपरांत जो बालक है जो अधिगम करता है वो छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है उससे। दोबारा पढ़िए, मापन मूल्यांकन का महत्व और उपयोगिता की बात हो रही है कि इसका महत्व क्या है। मापन और मूल्यांकन जो है ये शिक्षा प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिक्षण के उपरांत अधिगम करता छात्र की उपलब्धि की जानकारी, यहाँ पे अधिगम करता यही तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे या तो अधिगम करता हो या फिर छात्र हो, सिर्फ इतना। शिक्षण के उपरांत छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों की कमजोरी भी पता चल जाती है, किस किस विषय में बालक कमजोर है। मापन और मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण विधियों और शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। मूल्यांकन एवं मापन के द्वारा छात्र की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका ज्ञान हो जाता है। शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों की विशेष उपयोगिता स्पष्ट होती है। छात्रों को कक्षा उन्नति प्रदान करते समय मापन एवं मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से मापन और मूल्यांकन की ये उपयोगिता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप चैप्टर सेकंड है आपका लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है और स्केल्स, यानी मापन के स्तर क्या क्या होते हैं। थोड़ा और फास्ट चलेंगे। देखिए, मापन की परिशुद्धता उसके मापन के स्तरों पर निर्भर करती है कि मापन के लेवल्स क्या हैं। मापन के 4 स्तर या मापनियों का प्रयोग किया जाता है। कितने? मापन के 4 स्तरों का प्रयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार के मापन क्या क्या है? नंबर 1 तो आपका हो गया नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, आनुपातिक स्तर। ये जो है 4 लेवल है। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। पहला है नामित स्तर। नामित स्तर में क्या होता है? यह जो मापन है यह मापन का सबसे निम्न स्तर माना गया है। इसे वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है। इस सरलतम मापनी में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं को किसी गुण अथवा विशेषता के प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों अथवा समूहों में रख दिया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग या समूह के पहचान के लिए उसे कोई नाम, कोई अक्षर, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये टीचर्स हैं, ये लॉयर्स हैं, इनका अलग ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। वर्गीकृत समूह के सभी व्यक्ति या तत्व आपस में समान या अन्य समूह के प्रत्येक व्यक्ति या तत्व से भिन्न होते हैं। जिनका जो ग्रुप होता है इसमें जैसे जो लॉयर्स हैं इनका पूरा ग्रुप अलग है, ठीक है। डॉक्टर्स, इनकी ड्रेस अलग है ना, और इनका काम भी अलग है। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, उसको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया जाता है। दूसरा है क्रमित स्तर, ऑर्डिनल लेवल। यह नामित स्तर के मापन से कुछ अधिक परिमार्जित और शुद्ध स्तर का मापन है। ये जो मापन है ये गुण की मात्रा पर आधारित होता है। इसमें किसी गुण की मात्रा के आधार पर विभिन्न वर्गों, समूहों को क्रम में रखा जाता है।
किसी गुण की मात्रा, किस गुण की कितनी मात्रा है उसके आधार पर अलग अलग वर्ग और समूहों में उसको रखा जाता है। इसमें किसी गुण में श्रेष्ठतम समूहों को पहले स्थान पर, जो अपने गुणों में श्रेष्ठ है वो पहले स्थान पर, जिसके अंदर उससे कम क्वालिटीज़ हैं वो सेकंड नंबर पे आएगा। इसी प्रकार गुण की मात्रा के अकॉर्डिंग अन्य समूहों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। कक्षा के छात्रों को बौद्धिक योग्यता के आधार पर कौन बालक श्रेष्ठ है, कौन एवरेज है, कौन निम्न है, इस प्रकार से उनको क्रमिक स्तर में रख दिया जाता है। जो अंतराल स्तर है, जिसको हम इंटरवल लेवल कहते हैं, अंतराल का अर्थ होता है एक निश्चित अंतर। इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों या वर्गों के बीच अंतर को अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो भी दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, उनके बीच जो भी डिफरेंस रहेगा उसमें डिजिट्स के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से उसको प्रकट किया जाता है। यह वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच समान अंतर होता है, जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का बराबर अंतर है, ठीक है। 6 और 8 के बीच में 2 का बराबर अंतर है। 9 और 12 के बीच में कितना, यहाँ पे 3 का बराबर अंतर है। 3 और 6 के बीच में 3 का बराबर अंतर है। तो इस तरीके से समान अंतर होता है। जो अनुपातिक स्तर है, अनुपातिक रेशियो लेवल जो है, इस स्तर की मापनी भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक मापन की सर्वोच्च स्तर की मापनी होती है। सर्वोच्च स्तर की मापनी इसको बताया गया है। जब किसी मापनी में अंतराल स्तर के सभी गुण विद्यमान हो और साथ ही जिसमें आधार स्वरूप कोई वास्तविक शून्य बिंदु हो तो इसे आनुपातिक मापनी कहते हैं। जब माप समान इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं और उनको वास्तविक शून्य से गिना जाता है तो उसे आनुपातिक स्तर की मापनी कहा जाता है। तो ये आपने समझा कि जो आपका मापन के जो स्तर हैं वो 4 हैं, जिसमें नामित स्तर है, क्रमिक है, अंतराल है और आनुपातिक है। 4 हो गए। अब हम बात करेंगे मापन और मूल्यांकन में जो एरर्स होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उनको समझेंगे। मापन त्रुटि से हमें हमारा अभिप्राय यानी कि मापने में और मूल्यांकन करने में गलतियां जो होती हैं उनकी बात करेंगे। मापन त्रुटि से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर प्राप्त वास्तविक प्राप्तांकों, जो सही प्राप्त अंक हैं, स्कोर अथवा आंकलित प्राप्तांकों या जो एस्टिमेटेड स्कोर है उसमें पाए जाने वाला अंतर। आपने जो एस्टिमेट लगाया कि मान लीजिए इस बालक के जो है 70 नंबर आएंगे, ठीक है, और जो रियल में उसके नंबर आए वो आए 20, तो इसके बीच में जो अंतर है वो क्या है? यही तो त्रुटि है, यही तो गलती है। तो इस तरीके से ये मापने में गलती है। यही इसी की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रू स्कोर की और एस्टिमेटेड स्कोर की। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि छात्र राम की वास्तविक बुद्धि लब्धि, जो छात्र है राम, उसकी जो वास्तविक बुद्धि लब्धि है वो 140 है। उस पर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण प्रशासित करने पर उसकी जो IQ है वो 120 आती है। तो इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि हमारे परीक्षण में गलतियां हैं और परीक्षण कम विश्वसनीय है। भाई अगर वास्तविक देखी जाए तो 140 है, मेजर करने पे 120 आ रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेजरमेंट में गलती है, वही इसकी बात हो रही है। मापन के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण अगर करें तो एक तो व्यक्तिगत त्रुटियाँ होती हैं, दूसरी चर त्रुटियाँ होती हैं, फिर स्थायी और स्थिर त्रुटियाँ भी होती हैं, फिर अर्थापन या फिर व्याख्यात्मक त्रुटियाँ भी होती हैं। आगे बात करेंगे, पहला पॉइंट हमारा व्यक्तिगत त्रुटियाँ यानी कि पर्सनल एरर्स की बात करेंगे। देखिए पर्सनल एरर्स क्या होती हैं? इस प्रकार की त्रुटियाँ निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों के अंकन में अधिक होती हैं। जो पर्सनल एरर्स होती हैं, ये जो गलतियाँ हैं, ये जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि जैसा कि आपका लखनऊ में हो रहा है, आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, तो इनके उत्तरों के अंकन में आपको जो नंबर्स दिए जाते हैं उनमें क्या होता है कि टीचर पूरी कॉपी तो आपकी पढ़ता नहीं है, ना तो आपने पूरा सटीक लिखा होता है, कहीं आपने बना के लिखा, कहीं कुछ गलत भी लिखा है, ठीक है, या कहीं कुछ बिल्कुल सटीक भी लिखा है, तो हर तरीके से। तो यहाँ पे जो उत्तर में जो आपको नंबर दिए जाते हैं उसमें गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अगर सही तरीके से आपको नंबर दिया जाए तो पास होना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप रट के तो जाते नहीं है, सिर्फ सोच समझ करके जाते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए परीक्षणों को वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। वहाँ पे त्रुटियाँ, गलतियों की
बहुत कम जो है आसार होते हैं कि गलतियां होंगी, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपने उसमें जो है कि जो OMR सीट है उसमें गोला भर दिया, उसको कंप्यूटर में डाल दिया गया, कंप्यूटर में जो भी आंसर सीट फीड की गई है उसने उससे मैच करके चेक कर दिया, कोई गलती नहीं, ठीक है। जो भी आंसर सीट फिल की गई होगी उसमें वही आपकी कॉपी चेक होगी, तो उसको वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस त्रुटि का संबंध मापनकर्ता की वस्तुनिष्ठता से होता है। वेरिएबल एरर्स की बात करें तो इस मापन त्रुटि का जो संबंध है वो परीक्षण की परिस्थितियों से होता है। अगर एक परीक्षण छात्रों को कई बार दिया जाए और छात्रों के प्राप्त अंकों में अंतर पाया जाए तो इस त्रुटि को चर त्रुटि कहते हैं। भाई आप जो है कि कोई भी आपको सब्जेक्ट दिया गया, कोई भी परीक्षा दी जा रही है और बार बार उसमें जो भी आपने परीक्षा दी अब वो अलग अलग जगह पर अगर उसको चेक किया जा रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये वेरिएबल एरर्स कहलाती है। स्थायी और जो स्थिर त्रुटियां होती हैं इसके अंतर्गत मापन उपकरण अथवा विधि की रचना एवं उसके प्रयोग में असावधानी होने से होने वाली त्रुटियां रखी जाती हैं। जो भी आपका जिस टूल से मेज़र किया जा रहा है या जो भी विधि अपनाई जा रही है उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है अर्थापन या व्याख्यात्मक त्रुटियां। प्राप्त अंकों की व्याख्या में हुई त्रुटियों को ही मापन की व्याख्यात्मक त्रुटियां कहते हैं। जो भी नंबर्स गेन किए हैं बालक में उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उनको व्याख्यात्मक त्रुटियों के अंतर्गत रखा गया है। मानकों के अभाव में प्राप्त अंकों की व्याख्या करने में त्रुटियों का हो जाना स्वाभाविक होता है। परीक्षण के लिए उचित मानकों को डेवलप करके व्याख्यात्मक त्रुटियों को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि यहाँ पे मानक मापन के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि किस किस तरीके से गलतियाँ बालक की हो सकती हैं। तीसरा चैप्टर है आपका मापन एवं मूल्यांकन में संबंध क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं और फास्ट चलना पड़ेगा। मापन में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के गुणों या विशेषताओं को मात्रात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। कितनी बार बताएं आपको, है ना, मात्रात्मक क्वांटिटी दी जाती है। ये तय किया जाता है कि अमुक व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना में कोई गुण विशेष कितनी मात्रा में है। यहाँ पे मात्रा सिर्फ नंबर की बात होती है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन में जो है क्वालिटी की बात होती है, उसकी गुण क्या है, विशेषता क्या है ना, में गुण या विशेषता के मापन के साथ साथ ये तय किया जाता है कि उस व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की उपयोगिता कितनी है, वो चीज़ हमारे लिए कितनी सार्थक है। मापन क्या है भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की किसी गुण विशेष की मात्रा निश्चित करना। मूल्यांकन जो है मापन प्लस उस व्यक्ति, वस्तु, घटना की क्या उपयोगिता है, दोनों चीज़ें मिल करके मूल्यांकन करती हैं। अर्थात मूल्यांकन में मापन की प्रक्रिया निहित है, बिना मापन के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जबकि मूल्यांकन के बगैर मापन किया जा सकता है। ऐसी लाइनें बहुत डेकोरेट करके उसमें आप एग्जाम में लिखा कीजिए तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो लास्ट समय बचा है, ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मूल्यांकन में मापन करने के पश्चात उस वस्तु यानी सार्थकता या महत्व या असार्थकता की जांच की जाती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। मान लीजिए आप मार्केट में एक टेबल खरीदने के लिए गए, आपने ये देखा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आपने ये देखा कि जो टेबल है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है, आपने टेबल की लंबाई देख ली, उसकी चौड़ाई देख ली, उसकी ऊंचाई देख ली। जब भी आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं, ये आप टेबल का मापन कर लिया आपने। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो टेबल है हमारी, ये हमारे किस किस काम आ सकती है। क्या ये हमारे पढ़ने के काम आएगी, अगर हम इस पे बैठ कर, ये हमारी स्टडी टेबल इसको हम बनाना चाहें तो क्या ये उस काम आएगी। क्या इस पर हम अपना लैपटॉप वगैरह रख कर के काम कर सकते हैं, या फिर क्या अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए, हमारे घर में 4 मेहमान आ जाए तो उन चारों मेहमानों को हम इस टेबल पे बैठा करके खाना खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये किस किस काम आएगी हमारे। ठीक है, हम इसको किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, इस पर हम पॉट वगैरह रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, अपने जो है अगर हम कहीं बैठे हैं पढ़ रहे हैं वहाँ इसको रख पाएंगे नहीं। ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हैं ये उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। आपने सिर्फ उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और
ये पूछ लिया कि प्राइस कितना है इसका, ठीक है। ये सब चीज़ें मापन में आएंगी और किस यूज में आप उसको लेंगे ये मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। मेज की लंबाई चौड़ाई मापन कहलाएगा। किसी वस्तु को रखने के उपयोग में आ सकती है या नहीं, ये उसका मूल्यांकन कहलाएगा। अब बात करते हैं मापन मूल्यांकन में प्रॉपर डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा, मापन का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन एक सामान्य सा शब्द है, मूल्यांकन टेक्नोलॉजिकल है। मापन एक साधन है, मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन का कार्य जो है वो एविडेंसेस का एकत्रीकरण है। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर कंक्लूजन निकालना है। मापन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। मूल्यांकन के लिए अधिक धन भी और श्रम भी चाहिए इसको, क्योंकि इसमें हम डीप में जाते हैं। मापन करिकुलम केंद्रित होता है, पाठ्य वस्तु पर, और ये उद्देश्य पर केंद्रित होता है, ठीक है। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं भी हो सकता है। मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती है। मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। मापन में वस्तु कितनी है का उत्तर दिया जाता है। मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है उत्तर दिया। यहाँ पे मूल्य का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पे मूल्य का मतलब वैल्यू से है, ठीक है। मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, मूल्यांकन के लिए जरूरी है। मापन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव है। मापन केवल संख्यात्मक होता है, मूल्यांकन संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। तो इस तरीके से आपने मापन मूल्यांकन में अंतर भी समझ लिया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझिए मूल्यांकन और परीक्षण में क्या अंतर होता है। देखिए, मूल्यांकन और परीक्षण एग्जामिनेशन। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। परीक्षा का जो क्षेत्र है वो मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है। भाई मूल्यांकन जो है डीप में होता है, इसमें हम कई तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं। मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय और वैलिड होता है। मूल्यांकन की अपेक्षा परीक्षा कम विश्वसनीय एवं कम वैध होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा वर्ष में निश्चित समय पर आयोजित की जाती है, जैसे परीक्षा वार्षिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, मासिक, त्रैमासिक, ठीक है। और मूल्यांकन के द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक ये सम्मिलित रहते हैं। परीक्षाओं के द्वारा बालक की केवल शैक्षिक योग्यताओं और कुशलताओं का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचना एकत्र की जाती हैं। परीक्षा मुख्यतः लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक ही होती है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। परीक्षा के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष केवल परिमाणात्मक होते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग वर्गीकरण के साथ साथ शैक्षिक निदान, छात्रों का मार्गदर्शन और पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। पूर्व कथन यानी उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। परीक्षा का उपयोग वर्गीकरण और कक्षा की उन्नति के लिए किया जाता है। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसका संचालन अध्यापक स्वयं कर लेता है, ठीक है। मूल्यांकन परीक्षण में अंतर हो गया। अब परीक्षण और मापन में क्या अंतर होता है ये समझिए। यहाँ से आपको एक इसमें से तीनों में से एक जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। देखिए, परीक्षण और मापन में अंतर समझिए। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि और एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझिए, मापन और परीक्षण होता क्या है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है, ठीक है। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है। परीक्षण का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन में भौतिक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। भाई परीक्षा भी तो एक उपकरण ही है। टेस्ट जो आप ले रहे हैं उसके माध्यम से तो ही हम मेजर करेंगे। मापन में वस्तुओं को नियम के अनुसार संख्यात्मक रूप प्रदान
करके परिभाषित किया जाता है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से परीक्षण और मापन में अंतर हो गया। अब बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल इवैल्यूएशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका यहाँ से चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। आपने 3 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए। फुल सब्जेक्ट कवर करेंगे तो क्लास तो लंबी होगी ही, टाइम भी लगेगा। चलिए, धैर्य बना करके बैठे रहेंगे और क्लास को एंड तक देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एजुकेशनल इवैल्यूएशन देखिए क्या होता है। मूल्यांकन, अच्छा मैंने हर बार बताया है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसकी 2 परिभाषाएं आप जरूर रट करके जाएं। ठीक है, और जो परिभाषाएं अगर आपको 3-4 आती हैं अच्छी बात है, 2 आती हैं तो उनको भी जो है 2 परिभाषाएं जरूर रट करके जाएं, उनको उसको लिखें, बढ़िया करके लिखें। यदि जिसने परिभाषा कही है उसका नाम एग्जैक्ट आपको पता है तो उसका यहाँ पे नाम लिख करके और उसके बाद जो है परिभाषा लिखना शुरू कीजिए। जैसे ये अरस्तू हैं, अरस्तू ने क्या कहा है आपको सटीक याद है तो उसको लिख दीजिए इस तरीके से। ये नाम नहीं याद है, परिभाषा याद है तो खाली ऐसे इन्वर्टेड लगा करके और परिभाषा लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे गलत नाम मत लिखिए। चलिए, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। ओके, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए क्या कहा गया है, उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। भाई अपनी डॉक्टर ने दवाई दी और पेशेंट को आराम लग गया तो उसकी दवाई सफल है, वो समझ गया कि ये दवाई कितनी इफेक्टिव है, कितनी प्रभावशाली है। बाग का माली अपने पौधों का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार पर करता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक टीचर अपने इफेक्टिव टीचिंग का जो मूल्यांकन है विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। एक टीचर साल भर पढ़ाता है, एग्जाम में उसके बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं तब उसको लगता है कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही है, कितनी प्रभावशाली रही है, हमारा पढ़ाना सफल हुआ कि नहीं हुआ। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन के द्वारा ऋणात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर छात्र की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है हमारा मूल्यांकन बराबर मूल्य प्लस अंकन, दूसरा है इवैल्यूएशन बराबर वैल्यू प्लस असाइनिंग नंबर्स। इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की वो प्रक्रिया जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे रेमर्स एंड गेज की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है समझिए। देखिए, रेमर्स एंड गेज मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। वहीं पर कोठारी आयोग कहते हैं अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और ये शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है। वहीं पर टॉल, गेरसन एवं एडम्स कहते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। कोई वस्तु है, कोई प्रक्रिया है, उसकी क्या वैल्यू है, ये मूल्यांकन है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रियाओं और सीखने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियां क्या क्या हैं। देखिए समझिए, जस्ट मोमेंट प्लीज। शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण और विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है परीक्षण प्रक्रियाएं, जिसको टेस्टिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। स्व आख्या प्रविधियां, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक कहते हैं। निरीक्षणात्मक प्रविधियां, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स कहते हैं। और प्रक्षेपण विधियां यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है। सबसे पहले इसमें आता है परीक्षण प्रक्रियाएं। जो परीक्षण प्रक्रियाएं हैं इसमें जो है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्वविकसित प्रक्रियाएं आती हैं। जो दूसरा है हमारा स्व आख्या प्रविधियां, इसमें जैसे प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वाद विवाद, सीधे प्रश्न, साक्षात्कार, ये आपके सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स में आते हैं। फिर निरीक्षणात्मक जो प्रविधियां हैं
इसमें चेकलिस्ट, श्रेणी मापनी, समाजमिति विधि, ग्राफिक मापनी, बाध्य मापनी, अभिलेख, संचित अभिलेख पत्र, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। वहीं पर जो प्रेक्षण प्रक्षेपण विधियां हैं, इसमें रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण हो गया, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो गया, साचर तकनीकी, रचना तकनीक, पूर्ति तकनीक, अभिव्यक्त तकनीकी, ये सभी आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आते हैं। तो ये शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं, ये इतनी सारी प्रविधियां हैं, आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। देखिए, इससे सीखने की प्रेरणा मिलती है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, शिक्षण में उन्नति होती है, निर्देशन और परामर्श में भी सहायक होता है। ये परीक्षा प्रणाली में सुधार आता है, विद्यालयों में भी सुधार आता है जब हम मापन और मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, चलिए देखते हैं। 98 पेजेज हैं और 16 पेज पे हम लोग पहुँचे हैं। फटाफट से इसको कवर करते हैं, देखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करेंगे। मापन एवं मूल्यांकन का अपने में ना कोई उद्देश्य होता है ना कोई काम, यानी कि इनका अपने में कोई उद्देश्य कोई काम नहीं होता। जिस क्षेत्र में इनका प्रयोग और जिन उद्देश्यों को लेकर के किया जाता है, उस क्षेत्र में इनका वही उद्देश्य हो जाता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इनके काम होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य और कार्य इस प्रकार है। क्या है? नंबर 1 तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक होता है। जब हम बालक का मापन मूल्यांकन कर लेते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन एवरेज है, कौन मंदबुद्धि है। उसी हिसाब से उनको वर्गों में, श्रेणियों में बांट देते हैं। पूर्व कथन, यानी कि मापन मूल्यांकन करने पर हम बच्चे उसका किस सब्जेक्ट में कैसी उसकी रुचि है, हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम तुलना कर सकते हैं, एक संस्था के छात्र दूसरी संस्था के छात्रों से आगे हैं तो क्यों हैं, हम उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। और हम बच्चे का मापन मूल्यांकन करके हम ये समझ पाएंगे कि बालक डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अध्यापक बनेगा। उसी हिसाब से उसको हम सलाह देते हैं, गाइड करते हैं। अन्वेषण एवं शोध कार्य, कोई भी शैक्षिक अनुसंधान बिना मापन और मूल्यांकन के पूरा नहीं हो सकता। मापन और मूल्यांकन के द्वारा हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या करके हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। संशोधन की बात करें तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही जो टीचर है अपनी विधियों में संशोधन करते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं वो बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम इस मेथड से पढ़ा रहे हैं, बालक को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरा तरीका लगाएंगे, हम तीसरा तरीका लगाएंगे। तो इसी अलग अलग तरीके अपना करके हम छात्र को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। शिक्षण के बाद छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। पहले टीचिंग कर ली, फिर आपने उसका बच्चे ने कितना सीखा समझा उसका मूल्यांकन किया। अर्थात ये देखा जाता है कि शिक्षण के बाद अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसी संबंध में मूल्यांकन विशेषज्ञों ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसे पहला है हमारा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। जो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है, इसका मतलब है जो मूल्यांकन करता है यानी कि टीचर, उसको सबसे पहले मूल्यांकन के उद्देश्य निश्चित करने चाहिए कि जो मूल्यांकन आप कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अर्थात ये निश्चित करना चाहिए कि उसे शिक्षार्थियों के किन पक्षों का मूल्यांकन करना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक अथवा इन तीनों का। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अथवा छात्रों के दूसरों के साथ व्यवहार का, अथवा उनकी किसी सहपाठचारी क्रिया में दक्षता का। तभी मूल्यांकन की प्रक्रिया सही दिशा में सही रूप से चल पाएगी। यानी कि पहले आप उद्देश्यों का निर्धारण करें, ठीक है। दूसरा है उपयुक्त मूल्यांकन विधियों के चयन का सिद्धांत, यानी कि जो भी मूल्यांकन आपको करना है उसमें कौन सा मेथड सही बैठेगा, उस विधि का आप यूज करें। व्यापक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की अलग अलग विधियों के चयन का सिद्धांत, यानी कि आप अलग अलग प्रकार की विधियों को अपनाएं। व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है छात्रों के सभी पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक के विकास के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दक्षता के विकास के मूल्यांकन से है। इन भिन्न भिन्न गुणों का मूल्यांकन किसी एक विधि से नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकनकर्ता को भिन्न भिन्न गुणों का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग और उपयुक्त विधियों का चयन
करना चाहिए। मूल्यांकन विधियों का त्रुटि मुक्त होने का सिद्धांत, यानी कि जो भी मूल्यांकन की विधियां हों वो त्रुटि मुक्त होनी चाहिए, उनमें गलतियां ना रहें। ठीक है, मूल्यांकनकर्ता जिस भी मूल्यांकन विधि का प्रयोग करे उसके प्रयोग में कहीं त्रुटि ना हो, और अगर त्रुटि होती है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। सावधानी का सिद्धांत, मूल्यांकनकर्ता किसी भी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करे उसे उसका प्रयोग पूरी सावधानी से करना चाहिए, है ना। सावधानी के बिना मूल्यांकन का जो परिणाम होगा वो अर्थहीन होगा या फिर त्रुटि वाला होगा, जिसमें गलतियां देखने को मिलेंगी। सिद्धांत की बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। अब आती है यहाँ से हमारी यूनिट 2 चैप्टर 5 की बात करेंगे। आइए समझते हैं अब यहाँ से बात होती है मूल्यांकन की तकनीकें, टाइप्स, टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। देखिए, मूल्यांकन की कई तकनीकें हैं, आप कई तरीके से बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन की जो सर्व प्रचलित यानी बहुत अधिक प्रचलित तकनीक है वो है परीक्षण, सीधा एग्जाम लेना, टेस्ट लेना। परीक्षण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे लिखित भी हो सकता है, ओरल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। इसके अतिरिक्त जो ग्रेड सिस्टम है उसके माध्यम से भी होता है। लिखित परीक्षा, आपकी लिखित परीक्षा है, आपका एग्जाम लिखित हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, लिखित परीक्षा हो रही है। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में परीक्षा प्रणाली शिक्षा का एक साधन है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसने परीक्षा को साधन न मानकर साध्य मान लिया है, यानी कि मीन्स न मानकर एंड मान लिया है। परिणाम स्वरूप समस्त शिक्षा प्रणाली परीक्षा प्रणाली के ही इर्द गिर्द संचालित होती है, घूमती है। प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर परीक्षा को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से वो 2 वर्ग हैं? नंबर 1 तो निबंधात्मक परीक्षा, दूसरी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा का मतलब आपका रिटन एग्जाम, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ठीक है, आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, कोई भी 5 कर सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से तात्पर्य ऐसी परीक्षाओं से है जिनमें प्रश्न लिखित या मौखिक रूप में पूछे जाते हैं। उनका जो उत्तर है वो निबंधात्मक रूप में यानी लॉन्ग मेथड में दिया जाता है। जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं उनमें रचना एवं प्रशासन में सरलता होती है। निबंधात्मक प्रश्नों की जो रचना है बहुत सरल होती है। प्रश्न बनाने वाला 1 या 2 वाक्यों में प्रश्न की रचना सुगमता से कर लेता है। ठीक है, जैसे मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए इनके उद्देश्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से। इस प्रकार के प्रश्नों के निर्माण में टीचर को अधिक समय नहीं लगाना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना में टीचर्स को किसी विशिष्ट कौशल की आवश्यकता भी नहीं होती है। मितव्ययिता का मतलब यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों के निर्माण एवं प्रशासन में समय, श्रम, धन की बचत हो जाती है। इनकी रचना और प्रशासन के लिए अनुभवी और वेल ट्रेन टीचर की आवश्यकता भी नहीं होती। भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, इस प्रकार की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी होता है उसको अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। यानी कि इसमें आप अपने विचार लिखते हैं, अपनी भावनाएं लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं। ठीक है, और इसमें परीक्षार्थी किसी विषय, तथ्य, घटना पर अपने मौलिक विचारों को निसंकोच व्यक्त कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कौन सा हमें चुनना है, सीधा हमारे मन में जो आ रहा है हम छाप रहे हैं। भाषा एवं लेखन शैली का मूल्यांकन, यहाँ पे आपकी राइटिंग कैसी है, आप लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, भाषा शब्द भंडार आपका कैसा है, इसका प्रयोग आप खूब करते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन यहाँ पे होता है, यानी कि निबंधात्मक परीक्षाओं का जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों की विषय संबंधी उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। विषय से संबंधित जो भी उपलब्धि है छात्रों के लेखन में हम उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों यानी रुचियों, अभिक्षमताओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों आदि का मापन कर लेते हैं। वहीं पर उच्च मानसिक योग्यताओं का अगर मापन की बात करें, यह परीक्षा पद्धति विद्यार्थियों की उच्च मानसिक योग्यताओं जैसे कि चिंतन शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का मापन करती है। नकल की यहाँ संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि आप कब तक दूसरे की नकल करेंगे, है ना। वो लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहा है, आप पूरा देख के थोड़ा छापेंगे, तो इनके उत्तर बड़े होते हैं। विषय वस्तु के विस्तार के कारण इसमें नकल की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये हम समझ रहे थे कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं उनके गुण क्या होते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं की कुछ कमियां होती हैं। एक तो इसमें विश्वसनीयता की कमी होती है। विश्वसनीयता की कमी इसलिए होती है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या आपने सटीक आंसर लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें आप अपने भावों को लिख रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके भाव प्रश्न से सीधा मैच ही कर जाएं। आप अपने विचार दे रहे हैं, आप अपने मौलिक विचार दे रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए विश्वसनीयता नहीं होती।
एक तो ये कमी होती है, ठीक है। दूसरी, अंकन में आत्मनिष्ठता नहीं होती। भाई यहाँ पे अंकन वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ होता है। मूल्यांकन काम करने वाले जो टीचर हैं वो मनमाने ढंग से किसी उत्तर पर कोई भी अंक प्रदान, भाई 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी को 15 नंबर में 8 मिल रहे हैं, किसी को 7 मिल रहे हैं, किसी को 13 मिल गए, किसी को 12 मिल गए, ठीक है। हो सकता है 8 वाला और ये जो है 12 वाला बराबर लिखा हो उसने, लेकिन इसको 8 मिले, इसको 12 मिले, ठीक है। ये राइटिंग पर किसी, इसकी राइटिंग मान लीजिए खराब थी, इसकी राइटिंग अच्छी थी, जबकि बात इसने ज़्यादा बढ़िया लिखी है, लेकिन राइटिंग देकर के नंबर दे दिए गए। तो यहाँ पे जो है वो उस तरीके से, या यहाँ पे टीचर अपने मनमाने ढंग से नंबर देता है। वैधता की कमी होती है, परीक्षाएं उद्देश्यों के अनुसार छात्र उपलब्धि का मापन नहीं कर पाती है, इसमें वैधता नहीं होती है। रटने पर ज़्यादा बल होता है। निबंधात्मक परीक्षाएं छात्र निष्पत्ति का सही मापन न करके, ठीक है, छात्र की स्मरण शक्ति या रटने की योग्यता का मापन करते हैं कि उसने कितना रट रखा है, कॉपी भरी है कि नहीं भरी है। ओके, तोता की तरह रटकर परीक्षा में उत्तरों को लिखने मात्र से शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। किसी विषय के रटने से उसका सही ज्ञान नहीं होता है ना। वैसे भी सुना होगा, रटंत विद्या फलंत नहीं। अप्रासंगिक उत्तरों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है इसमें। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में विद्यार्थी को पर्याप्त समय दिया जाता है और उत्तर की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। कोई 5 पेज में लिख रहा है, कोई 6 में लिख रहा है, कोई 4 में ख़त्म कर रहा है, कोई 3.5 लिख पाया है, तो इस तरीके से, ठीक है। परीक्षा का बोझ होता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा का ढेर बोझ होता है, किताबों का ढेर लगा होता है। इस परीक्षा प्रणाली में छात्र परीक्षा को बोझ के रूप में मानते हैं, अतः परीक्षार्थियों को परीक्षा के पहले कठिन मानसिक और शारीरिक श्रम करना होता है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो आपका ये जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये कमियां बताई गई हैं, ये दोष बताए गए हैं। अब जो एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता है, जैसे आपका सीटेट एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट हो गया, है ना, ये आपके एग्ज़ाम जो है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है प्रश्नों या पदों का एक संग्रह है। इस प्रकार के परीक्षण प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त एवं निश्चित होता है। भाई संक्षिप्त छोटा होता है और फिक्स है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न या पद के 2 या 2 से अधिक विकल्प दिए जाते हैं, भाई 4 होते हैं। इन विकल्पों में से केवल एक आपको सही होता है, शेष विकल्प जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खाली भटकाने के लिए होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रश्नों की रचना करना कठिन होता है, किंतु इनका अंकन बहुत आसान होता है। भाई क्वेश्चंस को बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन नंबर बड़े आसानी से वो कंप्यूटर ने फीड कर दिया, कॉपी डाल दी, सीधा आंसर कंप्यूटर ने बता दिया। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं, और इन प्रश्नों का जो निर्माण है एक कुशल परीक्षण निर्माता ही कर सकता है। इसके निर्माण में विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें छात्र को अपने भाव को व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं मिलता। प्रश्नों को पढ़ने एवं उनको समझने में परीक्षार्थी को अधिक समय देना पड़ता है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस छोटे और बहुत खोटे होते हैं, समझने में दिक्कत होती है। जैसे सीटेट एग्जाम ले लो, चारों ऑप्शन सही लगते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उत्तर लिखने या चुनने में बहुत कम समय लगता है। इसका अंकन भी आसान होता है। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें एक तो रिलायबिलिटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। यहाँ पे जो है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसमें परीक्षक परीक्षार्थी के उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय इसकी उपलब्धि की गुणवत्ता को महत्व दिया जाता है। मूल्यांकनकर्ता परीक्षार्थी के प्राप्तांक का निर्धारण निष्पक्ष रूप से करता है। रिलायबल होता है यानी विश्वसनीय होती है। वैधता इसमें पाई जाती है। हम आसानी से जितने नंबर का पेपर है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर देते हैं। पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में पदों की संख्या अधिक होती है। अतः पाठ्यक्रम के सभी भागों से प्रश्नों का चयन किया जाता है, छोड़ा कुछ नहीं जाता। मानकीकरण का अर्थ है किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानकों का निर्धारण करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक का निर्धारण किया जा सकता है। रुचिकर की अगर बात करें तो परीक्षार्थी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को करने में रुचि लेते हैं। परीक्षार्थी इस प्रकार के परीक्षण को बोझ नहीं महसूस करते। ओके, तो ये जो थी ये क्वालिटी है हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की। इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या क्या हैं, आइए इन कमियों को समझते हैं। जो डीमेरिट्स हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, इसमें बताया गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से छात्रों के सृजनात्मक और मौलिक चिंतन की क्षमता, भाषा शैली और फैक्ट्स को व्यवस्थित क्रम में संगठित करने की योग्यता का मापन संभव नहीं है, क्योंकि उसमें उसके अपने विचारों को रखने का कोई जो है ऑप्शन नहीं होता।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के भाव प्रकाशन की क्षमता, विषय के प्रति उनका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेजर नहीं हो पाता है। उनकी स्मरण शक्ति या धारण क्षमता का मापन हो सकता है, लेकिन उच्च मानसिक योग्यता का मूल्यांकन नहीं हो पाता। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की रचना और प्रशासन अपेक्षाकृत कठिन होता है, इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। ये हो गई हमारा रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को समझ लिया। अब हम बात करते हैं मौखिक परीक्षा की, जिसको हम ओरल टेस्ट के नाम से या ओरल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, ओरल में क्या होता है कि आमने सामने बैठ करके, जिसमें रिटन का कोई माध्यम नहीं होता, ठीक है। और प्राचीन समय में यही पद्धति अपनाई जाती थी जब लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो गुरु सामने बैठ करके बच्चों को पढ़ाते थे और जो भी मंत्र वगैरह सिखाते थे वो उच्चारण करते थे, तुरंत बच्चों को रटवाते थे, क्योंकि लिख करके याद रखने की कोई सुविधा नहीं थी। मौखिक परीक्षा बहुत प्राचीन है। वैदिक कालीन युग से इस प्रकार का परीक्षण का उपयोग किया जाता रहा है। अतीत काल में ज्ञान भी मौखिक रूप में दिया जाता था। गुरु वेद की ऋचाओं को रट लेते थे और अपने शिष्यों को मौखिक रूप में ज्ञान प्रदान करते थे। फिर ये शिष्य गुरु होकर के अपने शिष्यों को मौखिक रूप में ज्ञान प्रदान करते थे। शिक्षा की ये प्रक्रिया मौखिक रूप से निरंतर चलती रही थी और मौखिक रूप में ही छात्रों का परीक्षण भी किया जाता था, ओरल टेस्ट भी लिया जाता था। इसमें रटने पर अधिक बल होता था, क्योंकि लिख कर के बाद में रिवाइज करने का मौका नहीं था। जो छात्र अधिक रट लेता था और मौखिक रूप से सुना देता था, उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। मौखिक परीक्षा मतलब क्या होता है? मौखिक परीक्षा साक्षात्कार की भांति इंटरव्यू की तरह परीक्षक और परीक्षार्थी के आमने सामने बैठ करके परीक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं। मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत रूप से संपादित की जाती है। इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। भाई ओरल है तो उसमें रटने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के रटने की सक्षमताओं का मूल्यांकन करना कि किसमें रटने की क्षमता अधिक है। भाषा के उच्चारण की शुद्धता होती है। शब्दावली और अभिव्यक्ति की स्पष्टता का परीक्षण किया जाता है कि जो बच्चा है वो सही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। छात्रों के आत्मविश्वास का मूल्यांकन होता है और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। छात्रों की विषय की गहनता और स्वामित्व का मूल्यांकन करना, छात्रों को प्रोत्साहन और पुनर्बलन देना, है ना। छात्रों को पाठ्यवस्तु और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन करना, ये उनका उद्देश्य होता है। जो ओरल टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, उसकी विशेषताएं होती हैं क्या? छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का पर्याप्त ध्यान रखा जा सकता है। मौखिक परीक्षा के आधार पर कम समय में ही अधिक से अधिक प्रश्नों को पूछा जा सकता है। भाई सामने बैठ कर के आप पूछ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा आप पूछ लेंगे। छात्रों को नकल करने का कोई भी अवसर इस प्रविधि के अंतर्गत सुलभ नहीं हो पाता। इस परीक्षा का उपयोग करना सुगम और सरल होता है। इस परीक्षा में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा में छात्रों के आचरण का बोध होता है। तो इस तरीके से मौखिक परीक्षा की ये विशेषताएं होती हैं। अच्छा, जो हर एक चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं, मौखिक परीक्षा की भी कुछ दोष होते हैं। दोष ये होते हैं कि ये परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ होती है, इसे वस्तुनिष्ठ बनाना है। मौखिक परीक्षा अव्यवस्थित होती है, परीक्षक कुछ भी पूछ लेते हैं। कुछ परीक्षकों की प्रवृत्ति होती है कि ये प्रयास करते हैं कि छात्र क्या नहीं जानता है। ये परीक्षा व्यक्तिगत होती है, पर्सनली आप एक बच्चे से पूछते हैं। बाद के छात्रों को परीक्षकों के प्रश्नों का लाभ मिल जाता है, यानी जो बच्चा आया जिससे प्रश्न पूछे जाकर के बैठ गया, उसने बता दिया मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो उसी तरीके से वो आशा लगा लेता है कि मेरे से भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौखिक परीक्षा में समय भी अधिक लगता है। परीक्षक प्रश्नों की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करते हैं। तो इस तरीके से ये मौखिक परीक्षा की विशेषताएं दोष हो गए। अब आपने लिखित भी समझ लिया और ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया। अब जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, ये क्या है? आइए इसकी बात करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा क्रियात्मक पक्ष के विकास का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल में बच्चा कितना एक्टिव है, उसने क्या एक्टिविटी की है, इस पर इसका विकास किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है कि बालक के अंदर एक्टिविटी का कितना डेवलपमेंट हुआ है। विद्यालयों में कुछ विषयों की उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा से ही पॉसिबल है। जैसे वैज्ञानिक विषय,
भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, कृषि, गृह विज्ञान, संगीत, शिक्षण कौशल, कंप्यूटर, व्यावसायिक विषय आदि में क्रियात्मक पक्षों तथा कौशलों का विकास किया जाता है। क्रियात्मक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा की ही पूरक होती है। छात्रों की उपलब्धियों के मापन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से इसका समान उपयोग है। छात्रों के विकास की दृष्टि से प्रयोगात्मक परीक्षा व्यापक प्रमाण प्रदान करती है। प्रयोगात्मक परीक्षा को यथार्थवाद ने दिया है, इसलिए इस परीक्षा में उपादेयता को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षा से मूल कौशलों के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। काम करने के ढंग को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षा की विशेषताएं क्या हैं? इस परीक्षा से क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की कार्यक्षमताओं और विशिष्ट कौशलों का भी मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के ज्ञान की व्यवहारिकता और उपादेयता मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाया जा सकता है और इसकी उपादेयता में सुधार किया जा सकता है। इस परीक्षा से छात्रों के शुद्ध ज्ञान, कौशल एवं रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो आपका प्रयोगात्मक परीक्षा है, ये उसकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे इसके दोष क्या होते हैं। ठीक है, दोष की अगर बात करें तो ये परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ होती है। छात्रों के मूल्यांकन की मापनी एक जैसी नहीं होती भाई, है ना। प्रत्येक छात्र को अलग अलग प्रयोग दिए जाते हैं, जबकि उनकी कठिनाई स्तर भिन्न होते हैं। हर प्रयोग का अपना अलग लेवल होता है। किसी बच्चे को सरल चीज़ मिल गई, किसी को कठिन मिल गया। प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्रों के प्रति न्याय नहीं हो पाता है। इस परीक्षा हेतु कोई प्रमाणिक मापदंड नहीं बनाया जाता। जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा होती है उन छात्रों के प्राप्तांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। तो ये हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा हो गई। हमने लिखित पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम समझ लिया। अब हम बात करेंगे ग्रेड सिस्टम की, ग्रेड प्रणाली की बात करेंगे, इसके लाभ दोष समझेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। देखिए ग्रेड प्रणाली, देखिए ग्रेड सिस्टम। ग्रेड प्रणाली को हम सापेक्ष प्रणाली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रेड प्रणाली को हम सापेक्ष प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में किसी छात्र का ग्रेड ये व्यक्त करता है कि उसकी योग्यता यानी उपलब्धि अन्य छात्रों की अपेक्षा कितनी अधिक है या फिर कितनी कम है। ग्रेड प्रदान करने का सबसे तर्कसंगत आधार सामान्य प्रायिकता वक्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये सार्वभौम सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उपलब्धियों अथवा गुणों का वितरण सामान्य होता है। अमेरिका आदि विकसित देशों में बहुत पहले से ग्रेड सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में कुछ विश्वविद्यालयों और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में ग्रेड सिस्टम का प्रयोग अब किया जाने लगा है। जो ग्रेड सिस्टम है इसके कुछ लाभ हैं। क्या लाभ हैं इसके? ग्रेड प्रणाली अंक स्तरीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, के प्रयोग से उन परीक्षार्थियों या छात्रों को लाभ होता है जो दो श्रेणियों के किनारे पर स्थित होते हैं। सामान्यतः शैक्षिक उपलब्धि की अर्थयुक्त विवेचना के लिए ग्रेड सिस्टम यानी अंकीय या अक्षरीय स्तरण का प्रयोग किया जाता है। ग्रेड की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होता है। ग्रेड प्रणाली विभिन्न विषयों, शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों के बीच तुलना करने की दृष्टि से एक समान पैमाने यानी कॉमन स्केल का काम करती है। एंड ग्रेड सिस्टम के द्वारा किसी समूह के छात्रों को उपलब्धि के आधार पर कई छोटे छोटे उपवर्गों में विभक्त कर दिया जाता है, जिससे अध्यापक उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान कर सकता है। तो ये हमारा ग्रेड प्रणाली के लाभ हो गए। अब बात करेंगे ग्रेड प्रणाली के दोष क्या हैं। देखिएगा, ग्रेड प्रणाली सरल और तर्कसंगत अवश्य है, परंतु ये छात्र की उपलब्धि का निश्चित विवरण प्रस्तुत नहीं करती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ग्रेड निर्धारण में एक रूपता नहीं होती है, अतः विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में तुलना करना कठिन हो जाता है। ग्रेड प्रणाली में परीक्षार्थियों को अलग अलग विषयों में अलग अलग ग्रेड प्रदान किया जाता है। इससे परीक्षार्थी के सभी विषयों की समग्र उपलब्धि की जानकारी भी नहीं हो पाती। तो ये ग्रेड प्रणाली के कुछ दोष हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं या टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। देखिएगा डिफरेंट, इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा चैप्टर 6 से, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है, चैप्टर 6 से लेकर के और कंप्लीट जो लास्ट तक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 5 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं।
और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, दूसरी क्लास के लिए आप वेट करें, जल्दी ही आपको दूसरी क्लास दी जाएगी। इसके आगे का पूरा कंप्लीट जो जितना बचा है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।